Good morning. आज काफी कम स्टूडेंट जुड़े हैं, 2 मिनट अपन वेट कर लेते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग निशा। लास्ट क्लास में कहा थे निशा? ठीक है, ये समझा देंगे पायल दोबारा। चंचल, आज बाकी सब कहाँ है तेरी क्लास के? गुड मॉर्निंग शुभम। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में है ना अपन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे फर्टिलाइजेशन की। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये टॉपिक चल रहा था अपना, है ना। इसके अंदर जो पहला पॉइंट था वो था अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, ठीक है। जिसमें मैंने जो बताया था कि एक्रोसोम जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें केमिकल इंडक्शंस होते हैं। केमिकल इंडक्शंस होते हैं, 2 तरह की प्रोटीन होती है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। एंटी फर्टिलाइजिंग है वो स्पर्म के पास होती है, फर्टिलाइजिंग जो प्रोटीन होती है वो किसके पास होती है, अपने ओवम के पास में होती है। दोनों एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। अप्रोच ऑफ स्पर्म में अपन ने पढ़ा था कि इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू 3 से 4 ml या 3 से 5 ml तक स्पर्म्स यानी कि 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स को क्या किया जाता है, इजैकुलेट किया जाता है कहां पे, सर्विक्स के पास में, ठीक है। मैक्सिमम कवरेज कवर करवाने के लिए, ठीक है। जिसमें से लगभग 300 स्पर्म्स तो क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर की वजह से वैसे ही डेथ हो जाता है, या हेल्दी नहीं होते, या फिर उनके पास प्रॉपर एनर्जी नहीं होती है, या फिर उनकी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बिगड़ी हुई हो सकती है। कुल मिलाकर बात ये रहती है कि 100 मिलियन स्पर्म्स फिर भी क्या रहते हैं, एक्टिव स्टेट में रहते हैं। तो जो फिर जो सेकंड टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो था स्पर्म का पेनिट्रेशन, ठीक है। स्पर्म पेनिट्रेशन, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू स्पर्म तो मूव करते ही करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से स्पर्म्स क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे। और फेलोपियन ट्यूब के अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे, याद हो तो तुम्हें। लास्ट वाला पार्ट जो था वो फंडिकुलम था, सबसे यूट्रस के पास वाला था वो स्टमक था, और जो फूला हुआ पार्ट रहता है, स्वेलन पार्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला पार्ट, ठीक है ना। जहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की साइट कहलाती है, एम्पुला वाला है जो पार्ट, वैसे एम्पुलरी जंक्शन को कहा जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। दोनों के मिडिल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। उस जगह जाकर के क्या होता है, स्पर्म्स को फर्टिलाइजेशन करना होता है। लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, स्पर्म ट्रेवल करके वहां तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहां जाने के बाद में उनके ऊपर एक 30 सेकंड जो प्रोसेस है वो चालू होता है, दैट इज कॉल्ड स्पर्म पेनिट्रेशन। स्पर्म पेनिट्रेशन का मतलब है, स्पर्म की देखो अपन ने आउटर लेयर जो पढ़ी थी, ठीक है, स्पर्म की जो सॉरी ओवम की जो अपन ने आउटर लेयर पढ़ी थी, दैट इज जो एक थी जोना पेलुसिडा, ठीक है। और इसके चारों तरफ कोर्टिकल लेयर भी थी एक, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। बीच में आपका कहीं न्यूक्लियाई है, ठीक है।
इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पोर पाई जाती है, ऐसे पतली सी खाली जगह होती है, इसे प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन। यानी कि जो यॉर्क सेक होगा उसके आउटर स्पेस पे थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, उसे कहा जाता है। देखो वहां की बात कर रहे थे अपन। अब देखो होता क्या है पेनिट्रेशन के अंदर, मैंने बताया था आपको कि स्पर्म के जो एक्टोसोमल वाला पार्ट है, स्पर्म जो आ रहा है, ठीक है, स्पर्म जो आए, ठीक है, जैसे बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं इस पे सरफेस पे कांटेक्ट आ गए, एक स्पर्म मान लो प्रयोग करके इस सरफेस पे आके चिपक गया है, ठीक है, इसके अंदर है ना लाइसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। ये इसको क्या कर देता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये इसको क्या करेगा? डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। लाइसिन के साथ में इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होने लगती है? एक्रोसोम, ये एक्रोसोम के अंदर पाई जाती है। एक्रोसोम इसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा और एक पेनिट्रेटिंग पाथवे बना देगा, यहाँ पे छेद बना देगा, ठीक है, क्या बना देगा? पेनिट्रेटिंग पाथवे बना देगा। ये होने के साथ साथ ही जैसे ये पाथवे बन जाता है, एक स्पर्म जैसे ये काम कर देता है, इसके जो चारों तरफ ये कॉर्टिकल्स लगे हुए हैं, इनके अंदर भरा हुआ फ्लूइड और ये प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन आपस में क्या करती है? केमिकल रिएक्शन कर लेती है और एक के चारों तरफ एक अलग से कवरिंग और बना देती है, ठीक है, एक अलग से कवरिंग और बना देती है जो एश्योर कर देता है, जो एश्योर कर देता है। इस जो ये पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट है मेरा, कोर्टिकल रिएक्शन। कौन सा है? कोर्टिकल रिएक्शन। इसे कोर्टिकल रिएक्शन के अंदर पढ़ता है, ठीक है ना। कोर्टिकल रिएक्शन होती है, ये कोर्टिकल पार्टिकल्स ये चारों एक के ये क्या करते हैं? प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन के साथ मिलकर के एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके साथ मिलकर के एक केमिकल की एक चारों तरफ प्रोटेक्टेड लेयर बना देते हैं, जो कि क्या कर देते हैं? अश्योर कर देते हैं, ये आपको सिक्योर कर देंगे, एक को क्या कर देंगे? सिक्योर कर देंगे कि एक बार में सिर्फ एक स्पर्म जिसने एंट्री पहले ले ली है, भाई वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, काम करने का सबको मौका मिलेगा। जो हेल्दी होगा, जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, भाई देखो सब यही चाहते हैं कि उनका होने वाला बच्चा कैसा हो? फिजिकली सबसे फिट हो। फिजिकली वही फिट होगा जो फिजिकली स्पर्म से जो फिट उससे मिलकर के बना होगा। तो ये जो स्पर्म आ रहा है जो सबसे पहले हिट करेगा, इट मींस उसमें एनर्जी ज्यादा थी, फिजिकली बिल्कुल सही था, ठीक है, तो होने वाले बच्चे को क्या मिलेगा? जेनेटिक कैरेक्टर बिल्कुल इंप्रूव्ड मिलेगा, ठीक है ना। तो ये वाला स्पर्म जैसे एंट्री करेगा, इसके बाद में कह सकते हैं कि एंटी फर्टिलाइजिंग लेयर बन जाती है चारों तरफ, जो क्या नहीं करने देंगे। अभी दूसरे स्पर्म आएंगे ना तो इनकी डेथ हो जाएगी, पड़े पड़े क्या हो जाएगी? इनकी लाइफ टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस जो कोर्टिकल रिएक्शन है, कोर्टिकल रिएक्शन जैसे ही चालू होती है, वैसे ही एक वाले पार्ट के अंदर क्या होने लगता है? बहुत सारे चेंजेस आना चालू होते हैं। पहली चीज तो ये एक जो पेनिट्रेशन कोन बोलते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं, वो बनना चालू होती है। ये अंदर आने के बाद क्या होने लगेगी? यहाँ से चालू होने लगेगी, बीच में साइटोप्लाज्म भरा हुआ, यहाँ पे जो ये है, ये जो रास्ता है जहाँ पे स्पर्म अंदर आना है, जिस रास्ते से स्पर्म को क्या होना है? अंदर आना है ऐसे, ठीक है। भाई जो टेल वाला रीजन रहता है ना, वो तो बाहर ही रह जाता है। टेल वाला रीजन तो क्या होता है? बाहर रह जाता है। स्पर्म क्या होता है? जैसे स्पर्म ये है, स्पर्म कुछ इस तरीके से है, तो स्पर्म की क्या होती है? टेल तो बाहर ही रह जाती है। स्पर्म क्या हो जाता है? उलट जाता है। स्पर्म क्या होता है? उलट जाता है। एक सेकंड होल्ड करना पड़ता है। स्पर्म क्या होता है? उलट जाता है, ठीक है ना। मतलब ये वाली डायरेक्शन है, तो ये टेल तो रह जाएगी और अब ये 180 पे घूम जाएगा। कितने डिग्री पे? 180 पे। तो कुछ इस तरीके से था, तो अब इसके लिए क्या हो जाता है? ये वाला रीजन ऐसे आगे आ जाएगा, तो इसे कोन के शेप में आगे बढ़ता है ये, ठीक है। इसके अलावा एक कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स मिलकर के एक्शन करते हैं, तो एक सरफेस बन जाती है। तीसरी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या होती है? परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एक के अंदर प्रोटीन बनना चालू हो जाता है, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है
उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ फर्टिलाइज्ड एग के तो उसमें मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होंगे। तो बताओ अब आ गया पहले समझ में ये वाला पॉइंट कि क्या हुआ था इसमें। चलो गुड, अब आगे बढ़ते हैं, अपना 4 पॉइंट समझते हैं अपन, ठीक है। 4th पॉइंट है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस। 3 काम तो करने करवा लिए, अब सिर्फ फ्यूजन करवाना है। तो क्या करवाना है? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस। तो अब जो इसका न्यूक्लियस है, किसका? एग का, ठीक है, और किसका? अपना स्पर्म का। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है अपने को क्या करवाना है? फ्यूजन करवाना है, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस को अपने को क्या करवाना है? फ्यूजन करवाना है। तो आप ये याद रखिएगा, जब ये स्पर्म यहाँ पे पेनिट्रेट करता है तब तक यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी oocytes ही बने हुए होते हैं, प्राइमरी oocyte वाली स्टेज पे ही रहता है। अब इसमें क्या होने लगेंगे? मेयोटिक डिवीजन वापस से क्या होगा? स्टार्ट होंगे, ठीक है। मैच्योरेशन डिवीजन भी जिसे कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा? इससे सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, जो अपने लिए अपने को चाहिए। तो सेकेंडरी oocyte चाहिए और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बन जाएगी, साथ ही साथ क्या बन जाएगी? सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी, और सेकेंडरी oocyte भी तैयार होकर के मिलेगा। इसी स्टेज पे स्पर्म क्या होगा? आपका 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा? घूम जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होना चालू होगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता जाएगा? ये है ना, इस पाथवे को फॉलो करेगा, एक स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करेगा, जिसे बोलते हैं कॉपुलेशन पाथ या पिनेट्रेशन पाथ। तो यार जिस रास्ते से ये आ रहा है ना, यहाँ से इस तरफ से, इसे बोलते हैं पिनेट्रेशन पाथ। पिनेट्रेशन पाथ, ये इसे बोल सकते हैं कोपुलेशन पाथ। दोनों में से कुछ भी बोल दो। दोनों में क्या करता है? स्पर्म आपका क्या करता है? ट्रेवल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह आप अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ न्यूक्लियस से मतलब है। तो जो आपका जो स्पर्म का जो सेंटर का पार्ट रहता है, हेड वाला रीजन रहता है, वो 180 पे घूमता है, ठीक है। और उसमें क्या होने लगता है? फ्यूजन के लिए तैयारी होने लगती है, और वो किसकी तरफ चालू हो जाता है? चलना न्यूक्लियस की तरफ चालू हो जाता है। बाकी का एक्स्ट्रा मटेरियल तो इतना वो तो बॉडी से बाहर पहले ही निकाल दी, एक के अंदर उसकी जरूरत ही नहीं थी, उनको क्या कर दिया जाता है? बाहर ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलो बताओ आप यहाँ तक। और फिर ये बीच में क्या होता है? आकर के सेंटर में क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। सेंटर में आकर के क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाता है। कौन कौन? एक तो अपना मेल का जो न्यूक्लियस है वो, और प्लस में कौन सा? फीमेल का न्यूक्लियस, ठीक है। और ये फॉर्म करते हैं, क्या बना के देते हैं आपको? जाइगोट। क्या बना के देते हैं? जाइगोट बना के देते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ में? अनुष्का आगे बेटा। पायल आया समझ में? मोहित, निशा, अंबिका, हिमांशी ने नोट्स भेज दिए थे। हिमांशी बर्थडे किसका था? कल था परसों का? अनुष्का समझ में आ रहा है बेटा? चंचल, नेहा, चलो केक भी नहीं मांग सकते थे ऐसे तो। कैसी सिचुएशन? चैप्टर कंप्लीट हो गया अपने यहाँ पे। चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं अपन। नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पहले पूछ लो यहाँ पे। कब तक सेंड करना है? जब तक मर्जी हो बेटा तब तक कर देना। लक्ष्य ने तो आज तक ही नहीं किया, क्या कर सकते हैं अपन? अनिल ने तो कभी नहीं किया। तब तक स्कूल में होते तो अब तक तो इनकी सर्विस हो जाती है गाड़ी की। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। हाइलुरोनिडेज एंजाइम कैसे डिजीज करता है? हाइलुरोनिडेज है ना, एसिडिक नेचर का होता है। हाइलुरोनिडेज है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये क्या, और एसिड क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो एसिडिक एंजाइम है, एसिडिक एंजाइम। जैसे अपने स्टमक में HCl होता है ना, वैसे ही है। तो जब ये ज़ोना पेलुसिडा के और कोरोना रेडिएटर के पास पहुंचता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करना चालू हो जाता है। वैसे एंजाइम जो भी होते हैं ना बेटा, उनका नेचर ही डिकम्पोजिंग होता है। वो किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? डाइजेस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, एंजाइम होता है ना, वो एक तरीके से आपके कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। These are biological catalyst. गुड मोहित, आज कर देना लक्ष्य, मुझे भी, हाँ शाबाश सर, मैं 3-4 दिन बाद कर देना निशा। चलो तो फिर आगे चलें। देखो इसके बाद में अपना चैप्टर है नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 33। दो चैप्टर हो सकते हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देखो अभी मैंने एक चीज बताई, अगला चैप्टर अपना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन चैप्टर नंबर 33 है। स्पर्म एग्लूटिनेशन, स्पर्म एग्लूटिनेशन, हाँ स्पर्म एग्लूटिनेशन क्या होता है, स्पर्म के पास में और ओवम के पास में, भाई जैसे आप और आपकी फैमिली वाले एक दूसरे को क्या करते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय फेस, बाय फेस आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब स्पर्म और ओवम को पहचानना होता है एक दूसरे को, ये स्पर्म है और ये अपना ओवम है, तो ये एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था एक प्रोसेस होता है कैपिसिटेशन, जिसमें क्या होता है एक स्पेसिफिक के स्पर्म और एक स्पेसिफिक स्पर्म ओवम एक दूसरे को क्या करते हैं, आइडेंटिकली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी, उनके पास में कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस है उनके पास में जिससे वो कर सकते हैं एक दूसरे की पहचान। तो स्पर्म के पास अपने पास में कौन सी दो तरह की क्या होती है, स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, एक तो होती है फर्टिलाइजिंग, एक तो होती है फर्टिलाइजिंग और एक होती है एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है। ये दो अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंस है। फर्टिलाइजिंग जो है वो ओवम के पास रहती है, यानी कि एग के पास पाई जाती है, और एंटी फर्टिलाइजिंग होती है वो किसके पास पाई जाती है, स्पर्म्स के पास में पाई जाती है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये ऐसे केमिकल है जो एक दूसरे को क्या करते हैं, पहचानते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे ही ये दोनों प्रोटीन क्या मिलेगी, एक दूसरे से मिलेगी, ये समझ जाएंगे कि ये ह्यूमन का ही स्पर्म है, और ये समझ जाएगा कि ये ह्यूमन का ही क्या है, ओवम है, जिसकी वजह से स्पर्म्स क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से इस एग के ऊपर अटैच हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। और इस प्रोसेस को, जो ये चिपकने वाला जो प्रोसेस है, उसे ही क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं, एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्म बोलते हैं। आगे मैं समझ में आप चलो आगे चालू करते हैं। देखो जैसे ही स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, इसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्या हुआ है, स्पर्म और ओवम मिल गए, अब आप इसे ना तो स्पर्म कहेंगे ना ओवम कहेंगे, इसके बाद इसे कहेंगे क्या, जाइगोट। क्या कहेंगे, जाइगोट। अब ये वाली स्टेज खत्म हो चुकी है अपनी, क्या होती है, ये वाली स्टेजेस खत्म हो चुकी है। अब अपने पास में 2n सेल मिली है, अपने को क्या मिली है, एक 2n सेल मिली है। देखो अच्छे से समझो इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी, भाई फर्टिलाइजेशन तो आपने क्या करवाया, एक स्पर्म लिया और एक ओवम लिया, दोनों को मिला दिया और आपको एक सेल मिल गई। ये n सेल थी, ये भी n सेल थी, लेकिन जो अब सेल मिली है वो 2n है। क्यों, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियर क्या हो गए थे, फ्यूज करवा दिए थे, तभी तो अपन ने क्या करवाया था, फर्टिलाइजेशन करवाया। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। तो वो ये एक सेल है, सेल है, एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। ये तुम्हारा क्या कॉन्वर्सेशन चल रहा है भाई,
ठीक है, तो देखो ये एक सिंगल सेल है, यहाँ पे जाइगोट क्या हो गया, फॉर्म हो गया, जाइगोट क्या हो गया, फॉर्म हो गया, जाइगोट बन गया है। अब इस सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, ये सारा जो प्रोसीजर है, ये सारा जो प्रोसीजर है, ये अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन, यानी कि जाइगोट से कंप्लीट एम्ब्रियो का बनना, फीटस का बनना, डेवलप होना। ठीक है, जैसे अपन देखो जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तुम देखा होगा एक सारे ऑर्गन लेकर के पैदा होता है, उसमें आईज भी होती है, ईयर्स भी होते हैं, हेड्स भी होते हैं, स्किन भी होती है, एलिमेंट्री कैनाल भी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, जबकि अपन ने अभी सिर्फ क्या बनाई है, एक सेल बनाई, तो उस एक सेल से, ये एक सेल से लेकर के उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक का जो प्रोसीजर है, डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और इस पूरे प्रोसीजर को इसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? एम्ब्रियोजेनेसिस समझ में आ गया? द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फीटस या ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। बताओ ये प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया? चलो गुड। अब देखो यहाँ पे, देखो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है बेटा वो यहाँ पे हुआ था। ये कौन सा रीजन है अपना, फेलोपियन ट्यूब है अपनी, फेलोपियन ट्यूब का ये एम्प्यूला पार्ट है, एम्प्यूला पार्ट है, ये इन्फंडिबुलम पार्ट है और ये स्क्वैमस पार्ट है। ठीक है ना, तो जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो यहाँ हुआ है, इस जगह पे। आपके स्पर्म्स यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके गए थे और एग यहाँ आ गया, तो इसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है ना, अब आप एक अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको सेल मिली वो एक सिंगल सेल मिली है, सिंगल सेल मिली है। ठीक है ना, सिंगल सेल मिली है। और जो पूरा बेबी डेवलपमेंट होता है इस जगह पे होता है। ये कौन सी सरफेस है अपनी, एंडोमेट्रियम है। ये अपना क्या है, यूट्रस है। जब मैंने बनाया था स्टार्टिंग में, याद करो जब तुम्हें बताया था, इसे ही बेबी वॉर्म कहते हैं। एक पे बच्चे का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और जो ये लेयर है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो देखो जो ये एक सेल मिली है, अब ये सेल क्या करना चालू करती है, डिवाइड होना चालू होती है। क्या होना चालू होती है, डिवाइड होना चालू होती है। ये माइटोटिक डिवीजन करवाती है अपने अंदर। और एक सेल है ना, ऐसे दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एक सेल क्या होती है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इस डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? क्लीवेज समझ में आ गया सबको? इसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ये क्लीवेज बढ़ते चले जाएंगे ऐसे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, कुछ इस तरीके से ये डिवीजन हो जाएंगे। 16 सेल की एक स्टेज आ जाएगी। भाई एक सेल से चालू किया था और 16 सेल तक लेके आ गया, 16 सेल तक लेकर के आ गया, एक बॉल जैसी सॉलिड स्ट्रक्चर मिलती है। और ये सारे डिवीजन कहां हो रहे हैं, अपने अभी भी फेलोपियन ट्यूब में ही हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में। पहले अपने को क्या मिला है, जाइगोट मिला है। जाइगोट में अपन ने क्या करवाना चालू कर दिया है, क्लीवेज करवाना चालू कर दिया है। क्या करवाना चालू कर दिया है, क्लीवेज करवाना चालू कर दिया। क्लीवेज सिंपल माइटोटिक डिवीजन को ही बोलते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसे क्लीवेज नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, क्लीवेज नाम दिया गया है, क्योंकि ये सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर आने के बाद में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। इससे नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ती है, लेकिन साइज अलग नहीं होती। देखना हमेशा ये ध्यान रखना, यहाँ पे ना एक पेरेंट सेल से आपको 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल से 4, 4 से 8 डॉटर सेल्स तो मिलेंगी, लेकिन है ना वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही काम होता रहेगा। ऐसे नहीं कि सेल डिवाइड होती जा रही है और अलग अलग होती जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेल डिवाइड होंगी और एक बंच के अंदर होती चली जाएंगी, एक बंच के अंदर ही सेल क्या होती जाएंगी, डिवाइड होती चली जाएगी। जब ये 16 सेल की स्टेज में आ जाएगा, कुछ इस स्टेज में आ जाएगा, 16 सेल की स्टेज,
16 सेल के स्टेज में जब ये आ जाएगा तो इसे बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? मोरूला। याद रखना ना, क्या बोलते हैं? मोरूला। एक सेल थी, एक सेल के अंदर लगातार कौन से माइटोटिक डिवीजन होते जा रहे हैं, जिससे क्या होती जा रही है? सेल की साइज इंक्रीज हो रही है, सेल के नंबर क्या नहीं हो रहे, बढ़ नहीं रहे हैं। भाई सेल की जो जाइगोट है उसकी साइज तो वैसे की वैसी रहेगी, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे जाएंगे और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये एक सॉलिड बॉल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड बॉल जैसे स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा और इस स्टेज को कहते हैं अपन मोरूला। 16 सेल वाली जो स्टेज आ गई है इसे अपन नाम क्या देते हैं? मोरूला नाम देते हैं। और यहां तक आने की जो स्टेज है इसमें लगभग 3 दिन लगते हैं यहां तक आते आते, तो यहां से यहां तक इसमें 16 सेल तक बनते बनते इसमें कितने दिन का टाइम लेता है? 3 दिन लगते हैं इतने डिवीजन होने में। और जाइगोट से लेकर यहां तक आने का जो प्रोसेस है, जाइगोट से लेकर के मोरूला तक आने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं मोरूलेशन। मोरूलेशन, बताओ कोई दिक्कत है क्या? मोरूलेशन तक समझ में आ गया तो कोई बताओ, अगर किसी को समस्या है तो दोबारा पूछ लो। मोरूलेशन, मोरूला बनने का जो प्रोसीजर है उसे क्या कहते हैं? मोरूलेशन कहते हैं। ठीक है, चलो गुड। अब देखो ये मोरूला क्या करना चालू करता है, जैसे एक सेल से 2 सेल बनी तो 2 सेल यहां बनी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ये ट्रेवल करना चालू करता है किस तरफ? यूट्रस की तरफ। ये क्या करना चालू करता है? यूट्रस की तरफ चालू हो जाता है चलना। ठीक है, इसके बाद में इसमें डिवीजन जो होना है वो लगातार चालू रहते हैं। डिवीजन जो होते हैं वो क्या होते रहते हैं? लगातार चालू रहते हैं। लेकिन इसके अंदर देखो पहले जो ये शेप बन रही है ना, ये सारी क्यूब शेप बनती है। क्या बनती है? क्यूब शेप बनती रहती है। लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद में ये क्या होने लगती है? फ्लैट होने लगती है। कैसे फ्लैट होने लगती है समझो, जैसे ये है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से फ्लैट हो जाती है। जो क्यूब शेप सेल है वो कुछ इस तरीके से फ्लैट हो जाती है, सेंटर में रह जाती है कुछ इसकी वजह से इसके चारों तरफ एक कैविटी बन जाती है। चारों तरफ क्या बन जाती है? खाली जगह बन जाती है, जिसके चारों इसकी वजह से चारों तरफ क्या बन जाती है? एक खाली जगह बन जाती है। और इस काम में लगते हैं लगभग 3 से 7 दिन। 3 से 7 दिन तक ये काम होता रहता है। और जो ये प्रोडक्ट अब तैयार हो, जो ये सेल तैयार हुई है इस तरीके की, इसे बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या बोलेंगे अपन इसे? ब्लास्टुला। और इसको यहां से यहां तक आने के लिए जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है उसे बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, ये मोरूलेशन था, फॉर्मेशन ऑफ मोरूला। ब्लास्टुला बनने का जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुला बनने का जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे समझ गए? चलो देखो, अब समझो। देखो तो ये जो बाहर वाली जो सेल्स होती है ना बेटा, जो फ्लेट हो गई है, ठीक है, जो क्या हो गई है? फ्लेट हो गई है। ये क्लस्टर्स, बीच में एक ग्रुप बन गया है। तो जो ये बाहर वाली सेल्स है इन्हें बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट सेल्स। आगे चल के यही सेल्स क्या करती हैं? न्यूट्रिएंटिव सेल में बदल जाती हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। न्यूट्रिएंटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। और जो बीच का जो क्लस्टर है, बीच का जो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये क्लस्टर जो है उन्हें बोलते हैं फॉर्मेटिव सेल्स। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव सेल्स। ये आगे चल के क्या करता है? फॉर्मेशन में हेल्प करता है, अलग अलग ऑर्गन्स बनाएगा, अलग अलग सेल्स बनाएगा। ठीक है, और जो ये कैविटी रह गई है, जो ये कैविटी रह गई है, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। जो कैविटी रह गई है अंदर उसे बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी।
बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? ब्लास्टोमर, हाँ सेल्स को बोलते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप के सेल्स से उन्हें ब्लास्टोमर्स कहा गया है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? पूछ लो अभी भी भाई, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकता है। सेकेंड स्टेज को जब दो में डिवाइड, वो बेटा क्लीवेज वाली स्टेज ही चलती रहती है, उसको फॉर्मेशन है ना, मोरुला फॉर्मेशन कहते हैं। ये जो मोरुला बन रहा है अभी, उसके बाद जो पहली स्टेज आती है उसे मोरुला ही कहते हैं। यहाँ पे हमेशा एक से स्टेज, एक से दो, दो से चार और 16 बनने तक मोरुला रहता है। ठीक है, 16 बनने का जो प्रोसेस है उसे मोरुलेशन कहते हैं। इसके बाद डायरेक्ट मोरुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है। ठीक है ना, 30 से 7 दिन लगते हैं ब्लास्टुला बनने में, 3 से 7 दिन लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन में इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। इसे ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट ऑफ फीटस कहते हैं, ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट ऑफ फीटस कहते हैं। जो ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स है ना, ये तो पार्टिसिपेट नहीं करती है बच्चे के बड़े होने के लिए, बच्चे के बनने में, यानी कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसमें ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स काम में नहीं आती। ये सेल्स काम में नहीं आती है। ये सेल्स तो किसमें काम में आती है? प्लेसेंटा बनाने में, अदर जो पार्ट्स बनाने में, उनके अंदर बच्चे के ऑर्गन के डेवलपमेंट में काम नहीं आती। सिर्फ फॉर्मेटिंग जो सेल्स हैं वो क्या करती है, आगे चल के फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जो फीटस का डेवलपमेंट होता है वो उसमें हेल्प करती है। इसके बाद में ये जो ब्लास्टोसिस स्टेज आता है, तब तक ये क्या होता है, यहां से करता हुआ नीचे आ चुका होता है। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर आता और यहाँ पे आने के बाद जो एंड्रोमेट्रियम की वॉल है उसके ऊपर क्या हो जाता है, सरफेस पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। सरफेस पे क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है। धीरे धीरे इसको एंडोमेट्रियम की जो वॉल है ना, वो इसको चारों तरफ से क्या कर देती है, अपने अंदर ले लेती है। अंदर जैसे धस जाते हैं ना, किसी चीज को अंदर दबा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या कर लेती है, अंदर इसको कवर कर लेती है। और इस कवरिंग वाले प्रोसेस को एंडोमेट्रियम बोल के, इस प्रोसेस वाले कवरिंग वाले प्रोसेस को क्या कर देते हैं, अंदर करने वाले को प्रोसेस को, जो इसके जो अटैचमेंट है, जो ब्लास्टोसिस या जो ब्लास्टुला बनकर के आया है, उसका जो ये प्रोसेस है अंदर चले जाने का, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये वाला जो प्रोसेस है ना यहाँ पे वाला, इसे कहते हैं अपन क्या, इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आगे सबको समझ में? चलो फिर अगला अपन गैस्ट्रुला स्टेज है, वो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, ये चैप्टर एक क्लास का ही बच रहा है ना, और कुछ पढ़ने वाला कुछ खास है नहीं इसके अंदर। तो आगे जर्माइनल लेयर्स आएंगे जो आपको बता देंगे कि आगे चल के क्या होगी, स्टेजेस किस तरीके से। हमने क्या पढ़ा था, पहला तो अपन ने पढ़ लिया था कौन सा, स्पर्म्स के कुछ जो पार्ट बच गए थे पेनिट्रेशन के बाद के, वो पढ़ लिए। और आज अपन ने ब्लास्टुला स्टेज तक का पढ़ लिया है। ठीक है, आज कहां तक पढ़ लिया है, ब्लास्टुला स्टेज तक का पढ़ लिया। आगे की क्लास में मिलते हैं फिर। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, गुड बाय। आज ये रीना और वो नहीं आई, दोनों कन्याएं हैं ना। कृतिका, अच्छा कृतिका आ गई। कृतिका के भी नोट्स नहीं आते, कृतिका पढ़ लिया अगर बेटा थोड़ा सा।